ओके दोस्तों, तो आफ्टर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वी स्टार्ट विथ रोलिंग विथ स्लिपिंग। अच्छा, रोलिंग विथ स्लिपिंग के चालू करने के पहले एक बेसिक बात को समझते हैं पहले, ठीक है? एकदम एक बेसिक बात समझो। जो मान लो मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, मेरे पास एकदम एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है? अब इसके ऊपर मैंने एक डिस्क रखा, ओके? डिस्क का मास है m, रेडियस है r। डिस्क का जो रेडियस है वो r है, मास जो है वो m है, ठीक है? और अब मैं सेंटर से h हाइट ऊपर मैंने एक इंपल्स लगा दिया। मान लो वो इंपल्स जो है वो है मेरा j, ठीक है? सेंटर से ये वाला हाइट जो है वो है j। सबसे पहले तो मैं ये कैलकुलेट करवाऊंगा, कैलकुलेट h such that the disk rolls without slipping, such that the disk rolls without any slipping, okay? नाउ अच्छा, मैंने यहां पर क्या किया हूं? यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर दो काम किया हुआ है। सबसे पहले, क्योंकि मैंने यहां पर इंपल्स अप्लाई किया, तो वो इंपल्स के कारण ये वाले डिस्क को एक लीनियर मोमेंटम मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो मेरा जे है वो सेंटर के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो जो टॉर्क है उसका एंगुलर इंपल्स लगेगा, जिसके कारण ये वाले बॉडी पे एक ओमेगा डेवलप होगा। अगर हम ध्यान दें, अगर हम जे को इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, क्वाइट ऑब्वियसली जो मेरा वेलोसिटी क्रिएट होगी वो v इस तरीके से होने वाली है, सेंटर ऑफ मास की टुवर्ड्स राइट। और ये वाला टॉर्क के बारे में अगर मैं देखूं, एंगुलर इंपल्स के बारे में अगर मैं देखूं, तो उस कारण पे एक ओमेगा क्रिएट होगी, राइट? नाउ सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालाइज करते हुए पहला इक्वेशन तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, The total linear impulse is equals to change in linear momentum। नीचे कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमारा इस इक्वेशन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो एक्सटर्नल इंपल्स है वो डायरेक्टली लिनियर मोमेंटम पे कन्वर्ट होगा। और वैसे भी अगर फ्रिक्शन होता भी, उस इंस्टेंट पे इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। द रीजन बीइंग, यहां का जो फ्रिक्शन है वो एक फाइनाइट फोर्स है। जो इंपल्स मैंने अप्लाई किया हूं वो इंस्टेंटेनियस है। उस इंस्टेंट के दौरान नीचे का फ्रिक्शन अगर होता भी तो उसका इंपल्स जीरो होता, तो मोमेंटम इक्वेशन पे कोई भी बदलाव लाने का कोई ऑप्शन फ्रिक्शन फोर्स के पास नहीं है। तो उस इंस्टेंट पे तो ऑब्वियस है ये इक्वेशन ऑलवेज ट्रू रहेगा, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो। ना दूसरा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन लिखूं, J into H, that's the angular impulse, and that will be equals to I into omega. Now I is nothing but mr square by 2 about center into omega। देखो यहां पर भी फ्रिक्शन होने का या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली ये दोनों इक्वेशन जो है वो इन प्रेजेंस एंड वो इन एब्सेंस हमेशा ट्रू है, राइट? ओके, सो जे को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो mvh विल बी इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, राइट? ये मेरे पास आ जाएगा। नाउ m कैंसल्स, तो मेरे पास ये पहला रिलेशन जो है वो आ चुका है। ना इसके बाद मेरा डिस्क का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के अबाउट देखूं, अगर मैं लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के अबाउट देखूं, तो ये वाला पॉइंट जो है उसका वेलोसिटी
इसका लीनियर मोशन के कारण सेंटर ऑफ मास का v तो होगा ही होगा, और सेंटर के अबाउट ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, जिस कारण पे ये हमारा ओमेगा आर के इक्वल होगा, राइट। बट ये हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए स्लिपिंग को रोकने के लिए। सो जो दूसरा रिलेशन है जो मैं लिख सकता हूं वो है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। एंड नाउ v को ओमेगा आर यहां पर पुट कर दो, तो ओमेगा आर एच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा इज कट, we simply get h equals to r by 2. So, अगर मैं h को r by 2 पे फोर्स इंपल्स को h equals to r by 2 पे अप्लाई करूंगा, तो ये उस इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग करता रहेगा, स्मूथ है नीचे, बाकी वापस कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये कंटिन्यूअसली प्योर रोलिंग करते हुए ये डेफिनेटली हमारा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। नाउ सवाल अब यह है, व्हाट हैपेंस इफ h is greater than r by 2 and h is less than r by 2? क्या होगा अगर h हमारा r by 2 से बड़ा होगा? क्या होगा अगर हमारा h जो है वो r by 2 से छोटा होगा? राइट नाउ एक बात समझने का ट्राई करो, जो हमारा पहला इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, जो मेरा सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो हाइट इंडिपेंडेंट है। पहले इस बात को समझने का ट्राई करो। हाँ, लेकिन जो ओमेगा होगा, एच जितना बढ़ेगा ओमेगा हमारा उतना ज्यादा होने वाला है फॉर सेम जी। तो अगर मेरा एच ग्रेटर देन आर बाई 2 हो, तो सिंपल सी बात है, एक बात तो निश्चित है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगा, तो v जो होगा वो सेम रहेगा, बट ओमेगा हमारा बढ़ जाएगा, सो ओमेगा आर विल बी ग्रेटर देन v। तो नेट वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, अगर मेरा जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है उसका नेट वेलोसिटी के बारे में देखूं, वो किस तरफ होगा? v कम है, ओमेगा आर ज्यादा है, सो डेफिनेटली बैकवर्ड। जो हमारा उस पॉइंट का नेट वेलोसिटी होगा वो डेफिनेटली हमारा बैकवर्ड होगा, हाँ कि ना? और ये क्योंकि डेफिनेटली बैकवर्ड है, तो मैं ये बोल सकता हूं द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट विल स्लिप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ये रोल करते हुए आगे तो जाएगा, लेकिन जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका हमेशा बैकवर्ड स्लिपिंग चलती रहेगी। सो रोलिंग, यहां पर जो मोशन होगा दैट विल बी रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, राइट। पहली बात तो यह है। और अगर वैसे ही मैं h को r by 2 से छोटा कर दूं, तो इन दैट केस क्या होगा? अगेन v पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बट मेरा ओमेगा जो है वो मेरा रिक्विजिट ओमेगा से कम हो जाएगा, यानी मैं क्या लिख सकता हूं? v ग्रेटर देन ओमेगा आर। तो नेट वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट
द नेट वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट क्या आएगा? वो डेफिनेटली हमारा फॉरवर्ड आएगा। यानी ये वाला पॉइंट के बारे में अगर मैं देखूं तो इसका स्लिपिंग अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, तो हम मोशन को क्या बोलेंगे? रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। यहां पर मोशन जो होगा इट विल बी रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। आई होप ये वाला पॉइंट हमें यहां पर समझ में आ गया होगा। राइट, चलो। अच्छा, अब यहां पर फ्रिक्शन नहीं था, सब कुछ स्मूथ था, तो ऑब्वियस सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ता है जो मैं कहीं पर अप्लाई करूं, स्लिपिंग हो भी जाए, फ्रिक्शन तो यहां पर एक्टिवेट हो नहीं सकता है। तो इसका V या फिर ओमेगा में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक बार इनिशियली जो V और ओमेगा उसे मिल जाएगा, उसी V और ओमेगा के साथ उसको आगे की तरफ चलता रहना पड़ेगा। बट मान लो अगर फ्रिक्शन होता, तो अगर फ्रिक्शन होता, मान लो ये वाला सिनेरियो है, तो यहां पर अगर मैं अब रफ कर दूं, पहले हम लोग इसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे पूरा चीज का। अब ये वाला सरफेस जो है वो रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारा म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारा म्यू है। सो पहले वाले केस में अगर हम h ग्रेटर देन r/2 को एनालाइज करूं, तो जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है इसका स्लिपिंग टेंडेंसी किस तरफ है? देखो, हमने पहले ही बोले थे ये वाला जो पॉइंट है, नेट वेलोसिटी जो होगा वो इसका बैकवर्ड होगा। ये हमारा v डैश है। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा बैकवर्ड स्लिप कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिक्शन है म्यू mg, ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, यहां पर म्यू mg जो है वो अब हमारा एक्टिवेट हो जाएगा इस तरफ। नाउ म्यू mg यहां पर दो काम करेगा, एक तो सेंटर ऑफ मास का राइट हैंड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा जो हमारा म्यू mg है उसके टॉर्क के कारण वो एक अल्फा इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, जो अल्फा जो है उसका डायरेक्शन देखो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा जो है वो हमारा क्लॉकवाइज है, तो डेफिनेटली हम जो मोशन देखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करेगा, राइट। बट डेफिनेटली हमारा एंगुलर रिटार्डेशन होगा। सो ओमेगा जो है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा, और ये कब तक करता रहेगा? देखो, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी राइट नाउ कम था, ओमेगा आज राइट नाउ ज्यादा था, तो अल्टीमेटली ये चीज तब तक चलता रहेगा जब तक ना हमारा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट का स्लिपिंग होना बंद हो जाए, यानी वीसी और ओमेगा आर जहां पर इक्वल होगा वहां पे फिर स्लिपिंग होनी बंद हो जाएगी, और स्लिपिंग होनी बंद होने के बाद क्या होगा? अब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। उस फ्रिक्शन का वैल्यू हम लॉजिकली सोच सकते हैं कितना होगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली 0 होंगे, बट तब तक हमारा डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारा एक्टिव रहेगा। वहीं पर अगर एक चीज समझो, मैं अगर दूसरा वाला सिनेरियो पे आता हूं, यानी मेरा h जो है वो है लेस देन r/2। अच्छा, h लेस देन r/2 होते ही एक बात समझो, जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है इसका जो वेलोसिटी होगा वो डेफिनेटली किस तरफ है? फॉरवर्ड। तो v डैश जो है वो हमारा फॉरवर्ड है, तो ये वाला पॉइंट का
फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन जो एक्टिवेट होगा, देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन नेट बॉडी का मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कौन करेगा? जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका स्लिपिंग टेंडेंसी, सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, उस बात से डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये म्यू एम जी अब हमारा बैकवर्ड लगेगा। अच्छा, ये जो म्यू एम जी है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन यानी नेट पे रिटार्डेशन देने वाला है, और इसका जो टॉर्क है वो टॉर्क ऐसे लगेगा क्लॉकवाइज, तो इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो भी डेफिनेटली हमारा क्लॉकवाइज ही होने वाला है, राइट? सो सेंटर ऑफ मास के लिए रिटार्डेशन है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या लिख सकते हैं? रिटार्डेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट डज इट इंप्लाई? जो हमारा वीसी है वो हमारा डिक्रीज करेगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और साथ ही साथ जो हो रहा है वो है एंगुलर रिटार्डेशन। और एंगुलर रिटार्डेशन का मतलब क्या है? ओमेगा जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा, और ये चीज तब तक होता रहेगा जब तक ना वीसी और ओमेगा आर वापस हमारा इक्वल हो जाए। तो दिस इज द मेन थ्योरी रिगार्डिंग इट, एंड अब हम मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू ये पूरा चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या बोला हुआ है। देखो मेरे पास एक रफ सरफेस है, ठीक है? इस रफ सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया हूं? एक होलोस्फीयर ऑफ मास m और रेडियस है r, ठीक है? इस होलोस्फीयर, राइट? ये वाला होलोस्फीयर को मैंने केवल और केवल एक इस डायरेक्शन पे ओमेगा नॉट दिया, सेंटर ऑफ मास को कोई वेलोसिटी नहीं दिया, केवल मैंने स्पिन दिया ऐसे करके, ठीक है? नाउ सो इट इज जेंटली पुट ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर मैंने इसको जेंटली रख दिया हूं, ठीक है? तो दो सवाल है। नंबर 1, फाइंड VCM and omega when pure rolling starts। ये पहला सवाल है। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट of center of mass till that instant, velocity of center of mass till that instant। okay, सुना। अब यहां पर इसको हम एनालाइज करते हैं पूरा चीज को। अच्छा, मैं ऐसे करके ओमेगा नॉट देकर जैसे ही छोड़ूंगा तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के पास ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा ओमेगा नॉट आर। ग्राउंड वाला पॉइंट ऑब्वियसली हमारा किस पे है? रेस्ट पर है। तो ये वाले पॉइंट का लेफ्टवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, जिस कारण पे यहां पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एक्टिवेट होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है फॉरवर्ड यानी टुवर्ड्स द राइट, और जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं म्यू एम जी, ठीक है?
और जब तक हमारी स्लिपिंग चलती रहेगी तब तक ये वाला फ्रिक्शन का वैल्यू पे कोई बदलाव नहीं आने वाला है, राइट? अच्छा, तो जैसे ये म्यू एम जी लगेगा तो उसके कारण क्या होगा? अगर हम ध्यान दें, ये म्यू एम जी के कारण सेंटर ऑफ मास का एक एक्सीलरेशन होगा, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी सिंपली म्यू एम जी बाई एम, दैट इज इक्वल्स टू म्यू जी, राइट? और ये वाला जो टॉर्क अप्लाई करेगा, ध्यान देना ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, उस टॉर्क का वैल्यू कितनी होगी? टाउ कितनी होगी? म्यू एम जी इंटू आर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालाइज करते हुए, और जिस कारण पे इसका एक एंगुलर रिटार्डेशन क्रिएट होगा अल्फा, और ये वाला जो अल्फा होगा वो मैं सिंपली लिख सकता हूं I into alpha tau is equals to, now होलोस्फीयर है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। सो mm काट के खुश हो जाओ, तो अल्फा का वैल्यू जो आएगा दैट इज 3 म्यू जी बाई 2r, ये हमारा अल्फा आएगा। सो ये अल्फा क्या करेगा? मेरा ओमेगा नॉट को कम करेगा, राइट? और दूसरा जो हमारा ये वाला है एसी क्या करेगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बढ़ाएगा। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एट एनी जनरल इंस्टेंट में क्या लिख सकता हूं? VC इज इक्वल्स टू 0 प्लस AC इंटू टी, ये तो मैं हमेशा लिख सकता हूं। और ओमेगा के लिए क्या लिख सकता हूं? जो इन जनरल ओमेगा होगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ठीक है? स्लीपिंग रुकता कब है? स्लीपिंग रुकेगा कब? देखो, एट द फाइनल इंस्टेंट में अगर एनालाइज करूं, अगर मैं फाइनल इंस्टेंट को एनालाइज करूं, फाइनल इंस्टेंट पे क्या होगा? ये हमारा VC हो जाएगा और ये हमारा ओमेगा फाइनल होगा, ठीक है? यहां पे मैं ओमेगा फाइनल लिख देता हूं, राइट? तो स्लीपिंग होना स्टॉप कब हो जाएगा? सिंपल सी बात है, टू स्टॉप स्लीपिंग, सिंपल सी बात है, VC मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल इंटू आर, ये तो होना ही पड़ेगा। VC विल बी इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल इंटू आर, राइट? सो मैं क्या लिख सकता हूं? AC इंटू टी, AC कितना है? म्यू जी इंटू टी, ओमेगा फाइनल इंटू आर। ओमेगा फाइनल का वैल्यू क्या है? ओमेगा नॉट माइनस अल्फा, दैट इज म्यू 3 म्यू जी अपॉन 2r इंटू आर, ये आएगा मेरे पास, राइट? सो व्हाट आई कैन से, म्यू जी टी ओमेगा नॉट आर माइनस 3 म्यू जी टी अपॉन 2, राइट? तो मेरे पास आ जाएगा 5 म्यू जी टी बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर, तो टी का वैल्यू आएगा 2 ओमेगा नॉट आर बाई 5 म्यू जी। पूछा नहीं है लेकिन ये निकालना तो पड़ेगा ही, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको अगर हम पुट बैक कर दे तो हमारे पास जो फाइनल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा VC, VC मेरे पास कितना आ जाएगा? AC इंटू टी, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 2 ओमेगा नॉट आर बाई 5
एंड ओमेगा फाइनल मस्ट बी इक्वल्स टू वीसी बाई आर। तो ओमेगा फाइनल का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट बाई 5। दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइनल। ठीक है, अंडरस्टूड। तो वीसी आ गया, ओमेगा फाइनल आ गया है मेरे पास। तो पहला पार्ट इज डन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो कैसे करेंगे? एक्ससीएम यूसीएम तो 0 है, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू हाफ एसी इंटू टी स्क्वायर 2 ओमेगा नॉट आर बाई 5 म्यू जी का होल स्क्वायर। सो एक्ससीएम का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 25 म्यू जी। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या सवाल आ सकता है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा नहीं है लेकिन आ सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? ध्यान देना, इसमें अब 2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा है रोटेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज हाफ m वीसी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर। राइट नाउ वीसी कितना है? 2 ओमेगा नॉट आर बाई 5। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पर? m इनफैक्ट मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 25, ये वाला पार्ट ये आएगा, प्लस 1/3 ओमेगा फाइनल क्या है? 2 ओमेगा नॉट बाई 5, तो 4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 75। एंड नाउ अगर मैं सॉल्व करूं, यहां पे 6 आएगा, यहां पे 4 10, 10/75। 10/75 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 2/15। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/15 m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, एंड डेल्टा डब्ल्यू फ्रिक्शन जो आएगा वो क्या होगा? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जा रहा है? 2/15 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2 - 5 -3 -3/15 माइनस 1/5 माइनस 1/5 m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। और ये जो वर्क होगा फ्रिक्शन का वो हीट के फॉर्म में डिसिपिटेट हो जाएगा। आई होप ये पूरा एनालिसिस हमें समझ में आया है। अब हम लोग इसके ऊपर धीरे धीरे और डेवलप करेंगे। अभी हम ग्राउंड के ऊपर रखे हैं, अब हम थोड़े से प्लैंक के ऊपर रखेंगे, बट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली हमारा यही रहने वाला है। ओके।